Hello everyone, I am Ritika Meena, ATPO III Cell. Again, welcome in the series of e-lectures from Government Ramchandra Khitan Polytechnic College, Jaipur. ई-लेक्चर्स के श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो EL 206 के यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। हमने पिछले लेक्चर में एंटीना के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था। अब उसी के आगे का पार्ट जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो हैं रेडिएशन पैटर्न, एंटीना एफिशिएंसी, डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना, एंटीना गेन, एपर्चर एफिशिएंसी, बीम विड्थ एंड आइसोट्रॉपिक एंटीना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। रेडिएशन पैटर्न एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जनरली इस एक तरह से हम देखा जाए कि क्योंकि इसे बोल रहे हैं रेडिएशन पैटर्न मीन्स कुछ रेडिएट हो रहा है, यानी कि जो एंटीना है वो डिफरेंट एंगल पर क्या करता है, रेडियो वेव्स को एमिट करता है। और यही रेडियो वेव्स जो है इसी का हम प्लॉट बनाते हैं। मीन्स कि इन रेडियो वेव्स की जो रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसका एक प्लॉट बनाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न कहते हैं। मीन्स एक तरह का ये रिप्रेजेंटेशन है। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, पोलर प्लॉट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह के क्रॉस सेक्शंस का पोलर प्लॉट हो सकता है, और इट्स अ प्लॉट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इन वोल्ट पर मीटर। ठीक है। और इसके अलावा ये जनरली एक पैटर्न जो बनता है रेडिएशन पैटर्न का, ये एक आइसोट्रोपिक एंटीना जो है उसका रेडिएशन पैटर्न है। क्योंकि हम आइसोट्रोपिक एंटीना को एक आइडियल एंटीना मान के चलते हैं। जनरली ये वास्तविक रूप से आइसोट्रोपिक एंटीना होता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आइसोट्रोपिक एंटीना एक मानक एंटीना है जिसको बेस मानकर उसका रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि आइसोट्रोपिक एंटीना अपनी जो रेडिएशंस है उसको सभी डायरेक्शंस में इक्वली रेडिएट करता है। मीन्स ये अपने चारों तरफ एक स्फीयर बना लेता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ लोब्स बने हुए हैं, कुछ नल्स बने हुए हैं। हम देखते हैं कि लोब्स एंड नल्स क्या होते हैं। जो रेडिएशंस हैं किसी एंटीना की वो क्या करती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं मैक्सिमास का, यानी उनको हम लोब्स कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैक्सिमम रेडिएशन होता है वहाँ वहाँ ये लोब्स बन जाती हैं अलग अलग एंगल्स पर। और जिन जगह रेडिएशन नहीं हो रहा है या लो रेडिएशन है, एक तरह से हम कहेंगे कि जहाँ ज़ीरो रेडिएशन है, उन पार्ट्स को नल कहते हैं, जो कि हर दो लोब्स के बीच में हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर रेडिएशंस क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है, इसीलिए इनको नल्स कहते हैं। और जहाँ रेडिएशन पैटर्न ज़्यादा हो गया उसको क्या कह रहे हैं, लोब्स कहते हैं। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लोब बना हुआ है, इसको हम मेन लोब कहते हैं। मीन्स कि जो रेडियो वेव्स हैं वो मतलब वी कैन से कि इन अ डायरेक्शनल एंटीना, है ना। डायरेक्शनल एंटीना इज़ डिज़ाइन टू प्रोजेक्ट रेडियो वेव्स, किसमें, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो लोब्स हैं वो उस डायरेक्शन में क्या करती हैं, मतलब डिज़ाइन इसको जो करा जाता है इसलिए किया जाता है कि ये सबसे लार्जर डिज़ाइन है, सबसे लार्जर रेडिएशन को शो कर रही है, इसलिए इसको मेन लोब कह रहे हैं, जो कि रेड कलर से यहाँ पर शो की गई है। और इसी के जस्ट अपोजिट में जो लोब बना हुआ है आप देख सकते हैं वो पर्पल कलर से बना हुआ है, इसको अपोजिट साइड लोब कहते हैं। ये जस्ट इसका एक अनवांटेड रेडिएशन पार्ट कहलाता है। इस लोब को हम क्या कहते हैं, साइड लोब कहते हैं, क्योंकि ये सेम उसी एक्सिस में होती है जो मेन लोब होती है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल लोब कहते हैं। जो आइसोट्रोपिक एंटीना होता है वो जो रेडियो वेव्स हैं उनको एमिट करता है, एक मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जहाँ जहाँ मैक्सिमा होता है बिना इंटरफेरेंस हुए वो मैक्सिमम डायरेक्शन में जो लोब बनाता है उसको अपन मैक्सिमा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल रेडिएशन पैटर्न जो है वो क्या है। प्रिंसिपल रेडिएशन पैटर्न में हम देख सकते हैं
कि जो एंटीना है ना, एंटीना का यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। एक 3 डायमेंशनल व्यू है रेडिएशन पैटर्न का, एक 2 डायमेंशनल व्यू है, और एक रेडिएशन पैटर्न जो प्लॉट किया जाता है किसी सिंगल एक प्लेन में या 1 डायमेंशन में, वो शो किया हुआ है। मतलब एक तरह का ज्योमेट्रिकल प्लान बनाया हुआ है कि जो 3 डायमेंशनल है उसमें एक इसका बैक लोब दिखाया हुआ है और साइड लोब दिखाया हुआ है। 2 डायमेंशनल जो है उसमें जो रेडिएशन पैटर्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेन लोब को शो किया हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो बैक लोब है उसको शो किया हुआ है, और साइड लोब्स बनी हुई है, और इनके बीच में जहाँ पर रेडिएशन बिल्कुल नहीं हो रहा है वो नल्स कहलाते हैं। अब जो हम एक प्लेन पेपर पर जो वन प्लेन पर हम जो पैटर्न प्लॉट करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीम विड्थ है वो फर्स्ट नल और सेकेंड नल जो होते हैं, जो नल्स हैं, मींस जो मेन लोब है, मेन लोब के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट पार्ट में जो नल्स बने हुए हैं, इनके बीच की जो विड्थ है उसको बीम विड्थ कहते हैं। और जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर बना हुआ है, आप 0 डिग्री पर देखेंगे जेड एक्सिस की तरफ, ये जो होती है वो होती है हाफ पावर बीम विड्थ, क्योंकि ये मेन लोब है। हाफ पावर बीम विड्थ हम मेन लोब से ही कैलकुलेट करते हैं। इसके पास में साइड लोब्स हैं और उनके पास में बैक लोब्स बनी हुई है। ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, इसलिए इस तरह का इसमें रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब मेन चीज़ आती है कि रेडिएशन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी भी एंटीना की एफिशिएंसी का हमको पता होना ज़रूरी है। एंटीना एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी पावर एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, एंटीना एफिशिएंसी क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। द पावर एफिशिएंसी ऑफ एंटीना or antenna efficiency is the ratio of power radiated to the total power input to the antenna and denoted by neta A. Thus, if the radiation resistance R small r and the loss resistance RL is known, the antenna efficiency can be expressed as, means कि एंटीना एफिशिएंसी क्या है। जो आपका मेन एंटीना है, मतलब एक सब्जेक्ट एंटीना हम मान के चलते हैं, सब्जेक्ट एंटीना को हम यहाँ कंसीडर करके चलते हैं, उसके द्वारा जो पावर है रेडिएट की जा रही है, सब्जेक्ट एंटीना के द्वारा जो पावर रेडिएट की जा रही है वो डिवाइडेड बाय पावर इनपुट टू द एंटीना, एंटीना को कितना पावर इनपुट किया जा रहा है, इनका जो रेशो निकल के आता है वो रेशो क्या कहलाता है, एंटीना एफिशिएंसी। दैट इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि पावर के टर्म्स में है यहाँ पर, आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर आर प्लस आर एल। आर आर और आर एल क्या है यहाँ पर, एक है रेडिएशन रेजिस्टेंस, दूसरा है लॉस रेजिस्टेंस। तो दोनों का एडिशन जो है वो क्या है, पावर इनपुट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आई करंट है वो फ्लो कर रही है किसी एंटीना टर्मिनल्स के थ्रू फ्लो कर रही है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो एंटीना एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में निकल जाएगी। सिंपली जो एक एंटीना होता है ना, मींस कि उस एंटीना को जो अपना पावर रेडिएट करना होता है एट इट्स इनपुट, वो मिनिमम लॉसेस के साथ में करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एंटीना की जो एफिशिएंसी है ना, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ मच एन एंटीना इज़ एबल टू डिलीवर इट्स आउटपुट इफेक्टिवली विथ मिनिमम लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये रेडिएशन एफिशिएंसी फैक्टर जो है कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। मींस हमको अच्छी एफिशिएंसी के लिए अच्छा रेडिएशन पावर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना। डायरेक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले हमें इसे समझना ज़रूरी है। डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना के लिए, डायरेक्टिविटी की जो स्टैंडर्ड हम डेफिनेशन की बात करें अगर, तो वो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोट्रॉपिक और रेफरेंस एंटीना। जो सब्जेक्ट एंटीना टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जिस एंटीना की परफॉर्मेंस हमको ऑब्जर्व करनी है वो सब्जेक्ट एंटीना हमारे पास कहलाता है।
और दूसरा जो एंटीना है हमारे पास में वो कौन सा, आइसोट्रोपिक एंटीना, जिसको हम कह रहे हैं कि एक मानक एंटीना, जिसे हम कह सकते हैं कि जिस एंटीना को कंसीडर करके हम डायरेक्टिविटी निकालते हैं। स्लाइड में भी हम देख सकते हैं द रेडिएटेड पावर इन ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन, मतलब पर्टिकुलर एंगल्स पर क्योंकि पावर रेडिएट होती है, एंड द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट, हैंस इट इज़ एक्सप्रेस बाय कंसिडरिंग बोथ द टर्म्स थीटा एंड फाई, मीन्स दो अलग अलग एंगल्स लिए हुए हैं जिनमें कि रेडिएशंस हो रहा है। इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए जो हमारा डायरेक्टिविटी है उसका फॉर्मूला है उसको देख सकते हैं, द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट एंटीना, जो कि कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज विद द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटीना। यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है वो क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना दी हुई है। यहाँ पर जो एंटीना लिया हुआ है वो ज़ीरो लॉसेस के साथ में एंटीना यूज़ कर रहे हैं। अब है डायरेक्टिव गेन। डायरेक्टिव गेन क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टिविटी को देखा है कि डायरेक्टिविटी क्या होती है। किसी भी एंटीना की डायरेक्टिविटी हमने जब देखी तो उसके बाद हमको उसका गेन कैलकुलेट करना है, डायरेक्टिव गेन कैलकुलेट करना है। डायरेक्टिविटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ स्पेसिफिक टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। द डायरेक्टिव गेन इज़ यूज फॉर एनी डायरेक्शन। डायरेक्टिविटी में क्या हो रहा था, डायरेक्टिविटी यानी एक दिशा में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्टिविटी में हम कह रहे थे कि एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना या बहुदिशिक एंटीना यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक समान दिशाओं में और समान तीव्रता के साथ में अपने सिग्नल्स को रेडिएट कर रहा है। और हमने अभी भी देखा कि वास्तविक रूप से ऐसा एंटीना नहीं होता है, ठीक है, जो रेडिएशंस को कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ में सभी दिशाओं में रेडिएट करता हो, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टिविटी कंसीडर कर हमको डायरेक्टिविटी को कंसीडर करने के लिए, डायरेक्टिविटी को पढ़ने के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस तरह का एंटीना लिया हुआ है जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ में अधिकतम तीव्रता युक्त जो सिग्नल्स हैं उनको रेडिएट करता है। जो अधिकतम तीव्रता के साथ में जो रेडिएशंस हो रहे हैं इसी से हम डायरेक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। जो डायरेक्टिव गेन है, डायरेक्टिव गेन क्या होता है, जो आइसोट्रॉपिक एंटीना है हमारा, उसको हम बोल रहे हैं कि बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि इसको एक मानक एंटीना मानते हैं जिसका रेडिएशन सभी दिशाओं में समान तीव्रता युक्त होता है। या दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो क्या होता है कि स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और वास्तविक रूप से ऐसा एंटीना बनाना संभव नहीं होता जो कि सभी डायरेक्शंस में रेडिएशन पैटर्न सिग्नल्स को रेडिएट प्रॉपरली कर पा रहा हो। तो डायरेक्टिव गेन का जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। हमेशा डायरेक्टिव गेन की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी है, जो लॉसलेस आइसोट्रोपिक एंटीना होता है उसके लिए जो डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिविटी दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। डायरेक्टिव गेन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। जो डायरेक्टिव गेन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ द रेशो ऑफ 2 पावर फैक्टर्स। यहाँ पर जो p थीटा फाई दिया हुआ है दैट इज़ एवरेज रेडिएटेड पावर डेंसिटी इन ओवरऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में जो है। और जो सेकंड जो हमारा जो p थीटा फाई दिया हुआ है, इट इज़ द रेडिएटेड पावर डेंसिटी इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। एंड जो नीचे वाला पोर्शन दिया हुआ है दैट इज़ p थीटा फाई ए वी। इट मीन्स कि ये जो है ये एवरेज रेडिएटेड पावर डेंसिटी इन ओवरऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में है। इन दोनों का जो रेशो है वो क्या निकल के आता है हमारे पास में, GD यानी डायरेक्टिव गेन। और जो u थीटा फाई दिया हुआ है, इट इज़ द रेडिएशन इंटेंसिटी इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमको रिक्वायर्ड होती है उसमें इसकी ये मतलब एक तरफ तो ये पावर के टर्म में दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये इंटेंसिटी की टर्म में दिया हुआ है। और UI क्या है, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी है, जो कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि
ओवरऑल डायरेक्शंस में जो कैलकुलेट होती है ये वो है, उसको शो कर रहा है यहाँ पर। और अभी हम जो बता रहे थे कि जो डायरेक्टिव गेन की वैल्यू और डायरेक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेशन की बात करें तो डायरेक्टिव गेन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में रहती है, और डायरेक्टिविटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर एंटीना गेन। एंटीना गेन क्या होता है? अनदर कंसेप्ट सिमिलर टू द डायरेक्टिव गेन is the gain of power gain, usually denoted either simply as G और GP, जिसको पावर गेन या डायरेक्टिव गेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टिव गेन एंड द पावर गेन GP of an antenna are related by antenna efficiency, मीन्स जो एंटीना एफिशिएंसी है वो एक तरह से क्या है, वो डायरेक्टिव गेन और पावर गेन का रेशो है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंटीना की जो डायरेक्टिविटी है या मैक्सिमम पावर इंटेंसिटी है और एंटीना एफिशिएंसी का एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है, उसको एंटीना के गेन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडिएशन पैटर्न पर जो मेजर लोब्स बनती हैं उनमें मैक्सिमम सिग्नल इंटेंसिटी डायरेक्टिविटी को शो करती है, और एंटीना गेन को पावर गेन भी कहते हैं। हम ये देख चुके हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, GP इज़ द पावर गेन that is equals to efficiency of an antenna multiplied by directive gain GD. Here neta A is the antenna efficiency, which is always less than unity for all practical antennas, and the power gain is always less than directive gain, since all practical antenna produce some power loss. नेक्स्ट है हमारा अपर्चर एफिशिएंसी। अपर्चर एफिशिएंसी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अपर्चर एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेडिएटिंग एंटीना या इफेक्टिव एरिया टू द फिजिकल एरिया ऑफ अपर्चर। मीन्स जो इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया है, मतलब जहाँ जहाँ रेडिएशंस हो रहा है, मैक्सिमम रेडिएशंस हो रहा है वो एरिया, और जो हमारा फिज़िकल एरिया है एक्चुअली उसका अपर्चर, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर एफिशिएंसी। एन एंटीना हैज़ एन अपर्चर थ्रू विच द पावर इज़ रेडिएटेड। मीन्स कि एक एंटीना का अपर्चर क्या होगा? जहाँ से उसकी पावर रेडिएट होगी, क्योंकि अपर्चर एक हम ये मानेंगे कि अपर्चर जो कहलाता है वो एक छोटा स्मॉल अमाउंट कहलाता है। The physical area of aperture should also be taken into consideration, as the effectiveness of the radiation depends upon the area of aperture physically on the antenna. यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है अपर्चर की, दैट इज़ इक्वल्स टू A effective is the effective area divided by AP is the फिज़िकल एरिया। मतलब इन दोनों का जो गेन है वो दिया हुआ है, और यही अपर्चर एफिशिएंसी कहलाती है। नेक्स्ट है बीम विड्थ। बीम विड्थ हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताई भी थी आपको कि जो बीम विड्थ है, बीम विड्थ ऑफ एन एंटीना इज़ डिफाइंड एज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू हाफ पावर पॉइंट ऑन पावर डेंसिटी, रेडिएशन पैटर्न, और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू 3 dB down points on field strength of radiation pattern. It is expressed in degrees, मतलब इसको डिग्रीज़ में कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बीम विड्थ क्या होती है, दो नल्स के बीच में। मैंने पहले भी बताया था कि एक जो मेजर लोब है यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, एक बहुत ही बड़ा लोब दिखाया हुआ है जिसको मेन लोब कहते हैं, और मेन लोब का जो मैक्सिमम डायरेक्शन है वो भी दिखाया हुआ है। और इस मेन लोब के दोनों तरफ जो दो नल्स बन रहे हैं, इन दो नल्स के बीच की जो विड्थ होती है इसको बोलते हैं अपन बीम विड्थ। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हाफ पावर पॉइंट लेफ़्ट एंड हाफ पावर पॉइंट राइट। ठीक है, हाफ पावर पॉइंट बीम विड्थ जो कहलाती है हमारी, दैट इज़ HPBV। अब हम आते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना की तरफ कि आइसोट्रोपिक एंटीना एक्चुअली है क्या। आइसोट्रोपिक एंटीना या आइसोट्रोपिक
रेडिएटर या एरियल जो कहलाता है, इट्स अ हाइपोथेटिकल, मीन्स ये कोई एक्चुअल में नहीं है, मैं शुरू से बताया जा रही हूँ कि ये एक मानक एंटीना है. इट इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ यूज इज़ अ यूजफुल रेफरेंस टू डिस्क्राइब रियल एंटीनाज, मीन्स इसको एक बेस मानकर हम रियल एंटीनाज की कैलकुलेशन कर सकते हैं. आइसोट्रोपिक एंटीना रेडिएट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स इसकी जो रेडिएशंस है वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल होती है, और ये स्फेरिकल एक स्फेरिकल इसका रिप्रेजेंटेशन जो निकल के आता है, पैटर्न निकल के आता है, वो स्फेरिकल होता है. इट्स रेडिएशन पैटर्न इज रिप्रेजेंट बाय अ स्फीयर हुज सेंटर coincides with the location of the isotropic radiator. थैंक यू वेरी मच. आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे टाइप ऑफ एंटीनास. थैंक यू.